भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। देश में पूरी दुनिया में कोरोना की बड़ी लहर रही और दो लहरों को सामना पूरी दुनिया ने करे। और ई के बाद अब तीसरी लहर की आशंका है। ए बीच में वैक्सीन बनी, वैक्सीन ने पूरी दुनिया को उम्मीद जताई, हिंदुस्तान को भी जा उम्मीद जताई कि आज हम स्टूडियो में बिना मास्क के बैठने की हिम्मत कर पा रहे। और यही कोरोना की बीमारी की शुरुआत से लेकर कोरोना बीमारी की वैक्सीन तक को पूरा सफरनामा एक युवा साहित्यकार पत्रकार ले आए हैं हमारे बीच में, जिनको नाम है आदित्य श्रीवास्तव, जो दूरदर्शन के संवाददाता और एंकर हैं और कई सारी किताबें अलग अलग विषयों पर लिख चुके हैं। और अब जब किताब ले आए हैं वायरस से वैक्सीन तक। जब बताओ, कोरोना से आप खुद भी पीड़ित भय थे, फिर अचानक किताब लिखने की वही कोरोना के दौरान ही आ गो मन के कहूँ और लेते होते बहुत नहीं। सबसे पहले तो राम राम सचिन भाई, आपके दर्शकों को, बुंदेली बौछार के सभी दर्शकों को। और दरअसल जब किताब की शुरुआत हुई थी, जब पहली लहर कोरोना की आई थी, मतलब जब पहले लॉकडाउन के बाद जब हम सब अपने अपने घरों में थे और घरन में होने के बाद कचू कचू खा पी रहे थे, अलग अलग बना बनू रहे थे और फिर उसके बाद बच भी रहे थे और थोड़ा बहुत घर के बाहर खेल लिया करते थे चुपचाप चोरी छुपे, देर रात जब होती समय निकलते तो जब पुलिस नहीं निकलती थी आसपास से, तब खेलते खेलते बैडमिंटन फुद्दी बल्ला खेलते खेलते एकदम विचार आओ कि यार कुछ है जो लिखना चाहिए। काफ़ी कुछ खबरें उस समय चल रही थी जिनकी वजह से कोरोना की खबरें दबती हुई दिख रही थी। जैसे आपको याद होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को मामलो आओ, मैंने आत्महत्या कर ली थी, तब कई सारे मीडिया चैनल कई समय तक सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ही दिखा रहे थे। फिर वो जो राजस्थान वाले अपने सचिन पायलट हैं, बेबक गए थे अपने विधायक उनको लेकर, तो पूरा चैनल जो है वहाँ शिफ्ट हो गया तो। और वो चीन और भारत का टकराव तो चल ही रहा था, तो कभी पता चल रहा था कि कब पता कल युद्ध हो जाओ कि शाम को युद्ध हो जाए। तो इन बीच में जा हो रहा था कि जब इतनी बड़ी महामारी दुनिया में चल रही थी तो कई खबरें बहुत छुप रही थी, निकल के नहीं आ पा रही थी। रात को बस इतना आता था कि हाँ कोरोना के अस्पताल की ये खबरें आ रही हैं, या इतने लोग मर गए, इतने लोग अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। तब लगो कि कुछ ऐसा लिखो जाए कि जो आगे वाली पीढ़ी है, हम तो चलो जाको देख रहे हैं, झेल रहे हैं, लेकिन जो समय के साथ पीढ़ी आएगी और वो जब पढ़ना चाहे, क्योंकि मेरी भी इच्छा हुई कि मैं पुरानी महामारियों को पढ़ूं, उनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिली, बहुत कम मिली, बहुत चुनिंदा मिली, और हर एक पैराग्राफ के बाद दूसरी महामारी आ जाती। तब लगो कि यार अगली पीढ़ी को अगर कोरोना के बारे में समझना है, बस हमें का हो रहा हो तो आम आदमी का कर रहा हो, देखिए कितना आदमी मरे, कितना जिंदा रहे, जय तो गूगल सब बता ही दे, हमको सारी चीजें भविष्य में ही पता चल जाएंगी। लेकिन बस हमें चल का रहा हो तो, आम आदमी का कर रहा हो तो, सरकारें का कर रही थी, सिस्टम का कर रहा हो तो, ये तमाम चीज़ों को एकत्रित करना आवश्यक लगा। और जब लगा कि उसको अगली पीढ़ी को अपने विचार ना लिखूं मैं किताब में जाके पन्नों को अपने विचारों से बर्बाद करने की बजाय सत्य लिखूं, तथ्य लिखूं, जो चल रहा था वो लिखूं, और ताकि उस तक वो जानकारी, क्योंकि देखिए आने वाला समय जो होगा जब प्रतियोगी परीक्षाओं में जाके सवाल पूछे जाएंगे कि कितने दिन लॉकडाउन लगो, कौन सी संस्था थी जो वैक्सीन को लेकर काम कर रही थी दुनिया भर में, कौन था जो गरीब देशों को वैक्सीन पहुंचावे को लेकर काम चल रहा हो, तो ये तमाम बातें एक जगह आनी आवश्यक थी। और देखिए प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, एक आसान नहीं था सचिन भाई कि ये बोल देना किसी भी दिन रात में आप आओ और बोलो कि आज रात से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगवे जा रहा है, आपको बचाने के लिए, आप और उनको बचाने के लिए, आप और उनके परिवार को बचावे के लिए जो लॉकडाउन बहुत जरूरी है। एक प्रधानमंत्री के लिए आसान नहीं था। तो वो तमाम जो महत्वपूर्ण भाषण उस वक्त के प्रधानमंत्री यानी अभी जो प्रधानमंत्री उनके रहे वो इसमें रखे गए, ताकि लोग जब पढ़ें तो उनको पता हो कि उस समय की सरकारें भी क्या कुछ कर रही थी। तो उस समय की सरकारें क्या कर रही थी, उस समय जनता कितने कष्ट में थी, जो सभी पूरी की पूरी जो किताब है उनमें जिक्र है। लेकिन इनमें कहूँ जो विभीषिका है, मतलब कोरोना अकेला केवल बीमारी नहीं है, तो कोरोना जब लॉकडाउन ले आओ, बेरोजगारी ले आओ और तमाम तकलीफें ले आओ, मजदूरों को पलायन ले आओ, घर वापसी जी को कहिए वे ले आओ, जी सबको भी जिक्र है। बिल्कुल मिलेगा जाको जिक्र। दूसरी लहर की जो सबसे बड़ी विभीषिका आई दूसरी लहर में, अप्रैल और मार्च का जो महीना था 2021 का, इस समय जब हमने झेलना शुरू किया,
उस समय किस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर लोग परेशान हो रहे थे, तड़प रहे थे, अलग अलग जगहों पे जा रहे थे। आप सोचो, हेलीकॉप्टरों से दवाइयां आ जा रही थी, जगह जगहों पे हेलीकॉप्टरों से रेमडेसिविर इंजेक्शन और तमाम वो दवाइयां पहुंचाई जा रही थी, वो जरूरी हो रही थी। कैसे अस्पताल बाजारों में एक दवाई मिलना बंद हो जाती है और सरकार उस दवाई को सप्लाई कर रही होती है। ये आसान नहीं था ये तंत्र बना देना। ऑक्सीजन को लेकर तब समझ में आया कि ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता एक मानव जीवन के लिए हो सकती है। शमशान घाट और कब्रिस्तानों के बाहर किस तरीके से लाइन लगी रहती थी। ये किताब भी मैंने उन लोगों को ही समर्पित की है सचिन भाई, कि जिनको सम्मानजनक विदाई भी ना मिल पाई इस कोरोना की वजह से, जिसके वो हकदार थे। आप हमने देखा कि हम हमारे बीच से, ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, कोई जब जाता है तो कितने ससम्मान उसका हम अंतिम संस्कार करते हैं, सारी रीति रिवाज से करते हैं। वो कुछ नहीं दिखे। ये आसान नहीं था इस इतनी बड़ी विभीषिका के बीच में। और उसके अलावा पहली लहर के वक्त जब मजदूर लौट रहे थे, वो एक हमने देखा, एक ब्रीफ केस लेके एक महिला जा रही हो और एक बच्चा, बुंदेलखंड की महिला थी, बुंदेलखंड की महिला थी, बिल्कुल। और कैसे वो बच्चा उस पर लेटा हुआ था। या वो औरंगाबाद में जो ट्रेन हादसा हुआ, को जब देखो कि वो रोटी पटरी पर पड़ी हुई थी, वो भी मध्य प्रदेश की, वो भी मध्य प्रदेश का ही था। तो ये सब चीजें हिला देने वाली थी। और उसमें एक तस्वीर और एक बच्ची की तस्वीर है, एक बच्ची, भोपाल की एक बच्ची है, गौरांगी शर्मा, उसकी तस्वीर है, उसने पोर्ट्रेट की है, जिसमें आप सोचिए कि एक बच्ची के मन पे वो तस्वीर, वो हादसा कितना गहरा छाप छोड़ा होगा कि वो उसने किस तरीके से स्केच के जरिए उसको बनाया है। तो ये तमाम विभीषिकाएं हैं और वो तमाम कड़वी यादें भी इस किताब में पढ़ने को मिलेंगी, जो आप हमने झेली हैं। और जिसका अगर आने वाले 100 साल 200 साल जब भी, अगर, क्योंकि ये कहा जाता है कि हर 100 सालन में इस तरह के कई वर्षों के बाद ऐसी महामारियां लौटती हैं, तो जब कभी उस महामारियों का सामना लोग आगे करेंगे, ईश्वर ना करे कभी करें, तो ये विभीषिकाएं भी याद होंगी, कैसे एक मानव जीवन ने, हम लोगों ने, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया ने इसको देखा है। तो पूरी की पूरी यह किताब जो है, वायरस से वैक्सीन तक, जो एक तरह से ऐतिहासिक दस्तावेज है। और चूंकि स्मृतियों में ये सब चीजें वो जरूरी हैं, कहा कि जब हम भविष्य में चुनाव में जाएं, जब जिन लोगों को हमने जिम्मेदारी सौंपी थी अपने भविष्य की या वर्तमान की, सरकारें हो, प्रदेशों की हो, देश की हो, हम चुनाव में जाएं तो वे सब चीजें याद रखें, स्मृतियों में रखें कि हमने जिन पैमाने पे अपनी जिन सुरक्षा को के, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हुई हैं, रोजगार की सुविधाएं बेहतर हुई हैं, वे सब चीजें का भई या नहीं भई, जो सबको अपने अपने तरीके से आकलन करने। हर चीज के दो पहलू हो। कोई जाके कि भैया सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास करे, ऐसी महामारी सालन में आउट थे तो सरकार ने जो करे बहुत अच्छो करे, को लगे कि कुछ कमी रह गई, तो लेकिन याद करवो तथ्यों के आधार पे बहुत जरूरी है। और यही से जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज आदित्य ने बनाया है, बहुत लाजवाब दस्तावेज है। आदित्य भाई, आप खुद भी कोरोना से पीड़ित रहे, का विभीषिका आपने अपने मन में झेली जितने दिन आप रहे, जरा एक वो अनुभव भी बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने विभीषिका झेली, ये तो वो आसपास की दूसरी लहर थी और वक्त बड़ा कठिन चल रहा था, तो उस वक्त तो मैंने अपना पूरा समय इस किताब में झोंक दिया था। लोग परेशान थे, मैं भी परेशान था उस वक्त, सेहत से भी काफ़ी परेशानी लग रही थी, जो लोगों को सिम्टम थे वो सारे लक्षण मेरे अंदर भी नज़र आ रहे थे। लेकिन मैंने उस दौर को भी किताब के वक्त लिखते हुए, मतलब आप ये मानिए, जब ये किताब लिखी जा रही थी, दूसरी लहर जब लिखी जा रही थी इस किताब में, तब मैं खुद जिससे जूझ रहा हूँ, मैं खुद जिस वायरस का सामना कर रहा हूँ, मेरा शरीर जिससे लड़ रहा था, वो मेरा दर्द भी इसके अंदर निकलता जा रहा था। मेरे एक एक शब्द जब मैं अगर सीधा बैठता भी था, किताब पे लैपटॉप लेके लिखता था, तब वो तकलीफ मुझे आज भी याद होती है कि 10 मिनट 15 मिनट के बाद मुझे दोबारा खड़ा हो जाना पड़ता था लैपटॉप छोड़ के, क्योंकि मेरी कमर में दर्द इतना होता था या फिर शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो समय मैंने कोशिश यही की कि मैं दवाइयाँ तो खा ही रहा था, जो डॉक्टर बोल रहे थे वो सब तो कर ही रहा था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आप को डाइवर्ट कर रहा था, किताबें पढ़ने में डाइवर्ट कर रहा था और इस किताब को लिखने में डाइवर्ट कर रहा था। तो यही मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा वक्त होगा इस किताब में अपने दर्द को भी समा देना, ताकि वो सच निकलता है। जब आप खुद दर्द में होते हो, आप खुद पीड़ा में होते हो, तब वो सच निकल रहा होता है आपके अंदर। तो मेरी कोशिश भी यही थी कि मैं इसको ना छोड़ूं, भले कितना दर्द चल रहा है, लेकिन ये किताब कंप्लीट होना जरूरी है। विशेष तौर पे कोरोना की जो दूसरी लहर थी आदित्य भाई, उसमें जो दर्द હતો लोगों को, वो एक अलग किस्म का। तो पहले चरण में जहां तक है कि अव्यवस्थाओं को लेकर बहुत ज्यादा नहीं, तो लॉकडाउन के बाद मजदूरों को पलायन अपने आप में एक अजीब सी चुनौती बन गई थी। और दूसरे चरण में ऑक्सीजन की कमी या जो व्यवस्थाओं की जो किल्लत है वो ज्यादा थी। तो
आपने इन दो ही में से कौन सी चीज ज्यादा दर्दनाक पाई या दो ही बराबर की दर्दनाक? देखिए, दो ही बराबर की दर्दनाक है। हर एक व्यक्ति जो पीड़ित था, क्योंकि देखिए जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी वो तो मतलब पीड़ा से दर्द में था ही। उसके अलावा जो उसके परिजन थे उसको देखिए कि उसकी मानसिक स्थिति समझिए कि वो कितने दर्द में होगा। और जब हम तक ऐसी तस्वीरें पहुंच रही थी हमारे आसपास, जब हम रोज सवेरे फोन उठाते थे और देखते थे कि आज किसी और की खबर है, कल रात को सोते तक किसी और की खबर आती थी, वो कितना दर्दनाक समय था। वो पूरा 1 से 1.5 महीना जो हमारे लिए गुजरा है। और मुझे लगता है कि कोई दर्द में दर्द बराबर था, चाहे वो ऑक्सीजन की कमियों को लेकर हो, दवाइयों को लेकर हो, चाहे वो मजदूरों की घर वापसी को लेकर हो। आप सोचिए, जो जिन लोगों को मजदूरों को जो लोग लेके गए थे, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि इतना पैसा देंगे और वो मजदूरी करने के लिए बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े आशियाने वो बना रहे थे। और जब इतनी बड़ी विभीषिका आई, वो छोड़ के भाग गए उनको, वो सड़कों पर आ गए। और वो आपको याद होगा वो गाना नहीं था, सरकार हमें अपने घर पहुंचा दी हो, पर कितना वो दर्द भरा गाना था वो। तो ऐसी वो तस्वीरें थी जिसका हम तुलना नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। किसी का दर्द कम था या किसी का दर्द ज़्यादा था, लेकिन हाँ सचिन भाई, कुछ ऐसा घट रहा था जो अप्रत्याशित था। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने थी जो अप्रत्याशित थी, जो कभी नहीं देखने को मिलेंगी। हमारी जनरेशन को तो शायद दोबारा कभी भगवान ना करे देखने को मिले, और शायद अगर वो तीसरी लहर अगर दोबारा आती है तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो कभी ना दिखने वाली चीज़ें हैं जो आप हमने देखी हैं, क्योंकि देखिए उम्र के साथ हमारे अनुभव धुंधले होते जाएंगे। आज से हो सकता है 20 साल 25 साल के बाद हमसे जब कोई कोरोना के बारे में पूछेगा, आज भोपाल का त्रासदी है, कितने लोगों ने उस त्रासदी को झेला था, लेकिन बहुत कम लोग ही होंगे जिनको आप अगर वो याद कराओगे तो वो याद कर लेते हैं, लेकिन आप पूछने जाओगे तो बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे। तो कुछ ऐसी चीजें जो लिख दो अभी, लिख दी अभी, ताकि वो आने वाली पीढ़ी जब हमसे पूछेगी कि भाव आप तो कोरोना के समय थे, आपने क्या करो या बताओ क्या हो रहा हो, तो जब किताब तो हमारे सामने होगी कि जा हो रहा हो तो ये देख लो, हमें भले कछु याद ना हो लेकिन जा में चीज़ें हैं सब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई, आपको बहुत शानदार किताब है। अभी के बारे में आप बता दो, कितने मिले, कैसे मिले और लोगों तक कैसे पहुंचे किताब? सचिन भाई, जब किताब अमेजोन पर उपलब्ध है, शिवना प्रकाशन ने जाको प्रकाशित किया है। और जब किताब में कुछ ऐसी अप्रत्याशित चीज़ें भी हैं जिन पर कभी चर्चा नहीं हुई। मैं अंत में आपको ये भी बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि जैसे आप मानिए कि वैक्सीन, भारत में वैक्सीन किस तरीके से आई और भारत में वैक्सीन को लेकर किस तरीके से तंत्र बना, ये आसान नहीं था। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है देश, और उस तक वैक्सीन पहुंचाना, और हम विकासशील देश हैं, हम विकसित देश नहीं हैं। कैसे इस पूरे देश ने इस तंत्र को विकसित किया, कैसे पूरा जो कोल्ड चेन सिस्टम बनाया जिससे वैक्सीन प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंची प्रोडक्शन होने के बाद। उसके बाद गावी, आप सोचिए, गावी एक ऐसी संस्था थी जो गरीब देशों के लिए, जिनके पास वैक्सीन बनाने की तकनीक नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उन तक वैक्सीन पहुंचे, उसको लेकर काम कर रही है। उसकी कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निकली। कोवैक्स एक संस्था बनाई WHO ने और कई संगठनों ने मिलकर, जिसमें गरीब देशों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने को लेकर काम हुआ। भारत ने किस तरीके से विदेश नीति पर काम किया, कैसे विदेश वैक्सीन मैत्री पर भारत काम कर रहा था। और चुनाव सचिन भाई, हम तो कई बार चुनाव कवर किए, और उन चुनावों में एक सी स्थितियां कई बार दिखती थी, लेकिन जब चुनाव क्यों अलग थे। कैसे हमने देखो कि PPE किट में एक राज्यसभा चुनाव में विधायक सबसे पहले वोट डाल तो देखो, फिर आम मतदाता वोट डाल तो देखो। चुनाव आयोग ने कई ऐसे प्रक्रियाएं अपनाई जो अभी से पहले नहीं अपनाई थी। जैसे 80 साल और दिव्यांग जो मतदाता थे और 80 साल से ऊपर के जो मतदाता थे, उनके घरों में मतदान केंद्र पहुंचा दो। डाक मत पत्र से वोटिंग हुई जब पहली बार भाव। और अब आप देखिएगा कि मुझे ऐसी उम्मीद है, आशंका है कि चुनाव आयोग जाको आगे भी कंटिन्यू रखेगा। और कितनी बड़ी चुनौती थी चुनाव कराना हो कि संक्रमण रहित माहौल में, जब कर्मचारियों को भी बचाना हो, मतदाता को भी बचाना हो, और जब मतदाता घर में डर के मारे बैठो, और उस मतदाताओं को बाहर निकालकर उतना ही मतदान करा दो जितना मतदान आम चुनावों में होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो। इसमें हम कह सकते हैं कि वो तमाम अप्रत्याशित बातें हैं, वो तमाम तथ्यों के साथ तारीखवार, दिनांकवार वो चीजें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आने वाले समय में पूछी जा सकती हैं। तो जब परीक्षा में जो शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण होगी, साथ साथ उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगी जिनको जो ये कह रहे हैं कि जाको अब महामारियों को सिलेबस में भी शामिल किया जाए, तो एक रेफरेंस के तौर पर जो किताब सदैव उनको काम आएगी। तो जो किताब अमेजन पर उपलब्ध है, आप अमेजन पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। भारत से वैक्सीन तक आप डालेंगे,
मुझे उम्मीद है ये किताब आपको कभी निराश नहीं करेगी सचिन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करें कि जब किताब बस इतिहास बन के रह जावे, कोरोना दोबारा ना लौटवे, और हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जा किताब ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर रहे और संगे कोरोना भी ऐतिहासिक के तौर पर दफन हो जावे, ऐसी उम्मीद करें। राम राम। राम राम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में चलाएं 600 किलोमीटर स्कूटर। जी हां, इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री के लिए पूरे मध्य प्रदेश में डीलर्स की आवश्यकता है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत सभी शहरों के व्यापारी संपर्क करें। नवकार ग्रीन मोटर्स 7093181008।